बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ का हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका लेक्चर नंबर 2 होगा। और हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था कि डाइवर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है। अब है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीक्वेंसेस। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है। और ये वही वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो सेकंड ईयर में आपने से लिमिट वाले चैप्टर में आपने यूज़ किए हुए हैं। उसी तरह चूँकि सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है, तो हम लेते हैं नंबर 1 है कि इफ़ ए एन एंड बी एन आर टू कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस। ये जो दोनों ले रहे हैं हम कौन सी हैं? कन्वर्जेंट है। convergent sequences such that a n goes to a, ये converges to a and b n converges to b and c is a constant। और c हमारे पास क्या है? c constant है। then number 1 limit n goes to infinity c। आपको पता है कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई असर नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसी तरह की बाकी हैं। नंबर 2 लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी। अगर ये सी ए एन है, इसे हम सी को बाहर ले लेंगे। लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन लिख लेंगे और इसका आंसर क्या है? ए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी है। नंबर 3 पे है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन। दो सीक्वेंसेस ऐड हो रही हैं, साथ ही मैं माइनस का साइन भी लगा रहा हूँ, चाहे ये प्लस है चाहे माइनस है, तो इनको हम अलग-अलग कर सकते हैं। ये आ जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी बी एन। जिसका आंसर अगर ये प्लस है तो ये प्लस बी आएगा, माइनस है तो ये माइनस बी आ जाएगा। नंबर 4 पे है हमारे पास लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे हम लिख लेंगे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी बी एन। ये यानी कि हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो भी सेपरेट हो जाएगा। ए एन बी एन ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी ए एन इनटू लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी बी एन और इसका आंसर आ जाएगा ए बी। फिर हमारे पास आगे है बाउंडेड सीक्वेंस। किसकी डेफिनेशन है? बाउंडेड सीक्वेंस की। अब बाउंडेड जो है आधी डेफिनेशन तो आपको वैसे ही समझ आ जानी चाहिए, जो कि इसके नाम के अंदर मौजूद है। बाउंडेड है कि उसकी जो होंगी टर्म्स वो किसी ख़ास नंबर से लेस देन होंगी और किसी ख़ास नंबर से ग्रेटर देन होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बाउंडेड सीक्वेंस। ये क्या कहलाएगी? बाउंडेड सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रियल नंबर। m ले लेते हैं, m के अलावा भी वो लेने तो ले लें। सच दैट ए एन मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू m। इसका मतलब है ए वन भी इससे छोटा होगा, A2 भी, A3 भी, A4 भी, सो ऑन। सीक्वेंसेस में जितने भी टर्म्स हैं वो इस नंबर के या इक्वल हो सकती हैं या इससे लेस देन फॉर ऑल n की जो भी वैल्यू लेंगे। तो फिर हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस।
और इसके बाद हम चलते हैं थ्योरम में छोटी सी, वो है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी वो क्या होगी, हमेशा बाउंडेड होगी। तो थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम ये है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, या ऑलवेज बाउंडेड, बाउंडेड कह लेते हैं। इसका प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ भी करना है, ज़रा क्लियर पता चल जाएगा क्या है। तो लेट सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंगे तो फिर उसको बाउंडेड प्रूव करेंगे। तो ये हमने क्या ले ली है, कन्वर्जेंट है। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर किसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या कह लेते हैं, एंड लेट इट कन्वर्जेज टू ओ। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये किसको कन्वर्ज करेगी, ए को। सॉरी मैंने ओ कह दिया, ए। तो हमने इसकी पढ़ी थी डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। और इसके साथ लिख लिया करें हाउ एवर स्मॉल। ये आप जितना छोटे से छोटा लेना ले ले। देर इज़ अ नेचुरल नंबर, देर इज़ अ नेचुरल नंबर एंड सच दैट, हमारे पास आता है ए एन माइनस ए मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन। जब एन जो है एक ख़ास नंबर से आगे चला जाता है तो ए एन और ए का डिफरेंस जो है ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है। नाउ ये ए एन माइनस ए एन मॉड माइनस ए मॉड, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू ए एन माइनस ए मॉड। ये इसी चैप्टर के, इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 में भी मौजूद है। और उसका आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 में भी ये चीज़ आती है। तो दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ दो नंबरों का जो है ये डिफरेंस है, ये मार्ड है। तो ये इनके अलग-अलग जब मार लेंगे तो टोटल के मार से ये क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ए एन मॉड माइनस ए मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और जब ये आ गया तो इट इम्प्लाइज दैट ए एन मॉड इज़ लेस देन ए मॉड प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। अब इसको देखें ज़रा कि जब ए एन मॉड है फॉर ऑल एन, तो ये दिस इज़ लेस देन ए मॉड प्लस, या एन की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें एंड सो ऑन। तो ये सारे ए मॉड प्लस एप्सिलॉन से स्मॉलेस्ट हैं। जितने भी ये स्मॉलेस्ट है इनमें हम लेते हैं लेट एम इज़ इक्वल टू कैपिटल एम, मैक्सिमम ऑफ ए 1 मॉड, A2 mod, so A n minus 1 mod। फिर आ जाएगा हमारे पास वह एप्सिलॉन प्लस ए मॉड, एप्सिलॉन प्लस ए मॉड। तो ये सारे इससे लेस देन है, ये सारे इससे लेस देन है। तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए एन मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू एम। इनमें जो सबसे मैक्सिमम है उसको हमने किसका नाम दे दिया, एम का, फॉर ऑल एन। तो जब ये ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एम है फॉर ऑल एन, और यही हमने आज ही पढ़ी है कि किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस ए एन इज़ बाउंडेड। और इसी के साथ ही अगला है हमारे पास
कि हमने पढ़ा जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड होगी, लेकिन जो बाउंडेड है वो कन्वर्जेंट हो भी सकती है और वो कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकती। तो अब लेंगे अ बाउंडेड सीक्वेंस may be कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अभी जो हमने लिया कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट है। इसके लिए हम लेते हैं कि लेट ए एन, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है 1 + -1 की पावर n। जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए ये क्या सीक्वेंस आती है। अगर हम n को 1 लेते हैं, -1 की पावर 1 क्या आता है 1, तो ये 0 आएगा। n को 2 लेते हैं तो -1 की पावर 2, ये 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। n को 3 लेते हैं फिर -1 आएगा, 0 है। फिर 4 लेते हैं फिर 2 आएगा, फिर 0 लेते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब देखिए ये बाउंडेड है। बाउंडेड किस तरह से कि इसके सारे जो नंबर हैं हर टर्म इसकी वो या 0 आ रही है या 2 है। तो 2 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, 0 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है। 0 इसकी इन्फीमम है, 2 इसकी सुप्रीमम है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट an mod इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो या इसकी वैल्यू 2 आएगी तो इक्वल हो जाएगा, या 0 आएगी तो लेस देन हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट an इज बाउंडेड सीक्वेंस। an क्या आ रही है हमारे पास, बाउंडेड सीक्वेंस आ रही है। तो ये तो हमने ले ली बाउंडेड, लेकिन जब इसकी लिमिट लेंगे उसमें देखें एंड में लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी एंड लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an, ये आएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + -1 की पावर n। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह फिर लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी। एक बार ये 0 आ जाएगा, कब आएगा, इफ़ n इज़ ऑड, या फिर ये 2 आएगा इफ़ n इज़ इवन। तो लिहाजा इसके दो आंसर आएंगे, ये अगर n ऑड है तो 0 आएगा, n इवन है तो 2 आएगा। इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक, इस तरह भी कह सकते हैं, इट्स लिमिट इज नॉट यूनिक और इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर सीक्वेंस को क्या कहेंगे, सो an इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंस को फिर हम किसका नाम देंगे, डाइवर्जेंट। फिर अगला है, और ये भी याद रखें नोट, जो बाउंडेड है वो कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी, लेकिन जो अनबाउंडेड है वो हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो ये हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। फिर हमारे पास आगे है, अगला टॉपिक आता है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। अभी हमने पढ़ा अब बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी। लेकिन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सीक्वेंस जो अब आगे हमने सीखने, जो बाउंडेड भी होगी और मोनोटोनिक भी होगी, वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी। तो ये देखें, अ सीक्वेंस ए है
is said to be number 1 non-decreasing. If A डिक्रीज नहीं कर रही, इंक्रीज कर रही, ये इसमें इक्वलिटी आएगी फॉर ऑल। उल्टा है किसको रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह आएगा नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नॉन इंक्रीजिंग। अगर ये चीज़ आएगी कि पीछे वाली टर्म अगली टर्म से ग्रेटर देन है, यहाँ भी आएगा फॉर एल। या फिर आएगा नंबर 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पता नहीं इसने नाम क्यों इसको चेंज किया। इसको क्या लिखा? नॉन डिक्रीजिंग। इसको स्टेडली इंक्रीजिंग भी कहते हैं और इसको स्टेडली डिक्रीजिंग भी कहते हैं। तो ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ ए एन हर टर्म अपनी अगली टर्म से लेस देन होगी फॉर ऑल है। और नंबर 4 पे आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस 1। ए एन टर्म पहले आएगी, ए एन प्लस 1 बाद में आएगी, तो हर अगली टर्म पीछे वाली से छोटी होगी। और इसे क्या कहते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस। नॉन डिक्रीजिंग है, यानी जो हमने पीछे पढ़ी थी ना 0 2 0 2 0 2, वैसे नहीं होनी चाहिए। वो ना नॉन डिक्रीजिंग है, ना नॉन इंक्रीजिंग है, ना स्ट्रिक्टली में आती है, उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं कहते। तो ऑल दीज सीक्वेंसेस ऑफ these types are called monotonic sequences और खाली मोनोटोन भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? मोनोटोन। और इनको चेक कैसे करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हम लिमिट वाला जो हमारी वीडियो थी उसमें भी मौजूद है, वो MCQ वाली, उसमें जो है ये देखें टू चेक। ये हमारे पास 3 मेथड होंगे कि वो सीक्वेंस इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। वो ये है कि इफ़ F इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 1 to infinity, क्योंकि हमारी जितनी भी सीक्वेंसेस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक। सच दैट हम कह लेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू ए एन। और अगर ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा तो सीक्वेंस इंक्रीज़ करेगी, फंक्शन डिक्रीज़ करेगा तो सीक्वेंस डिक्रीज़ करेगी। देन सीक्वेंस ए एन increases or decreases according as f increases or decreases। और इसमें मैं इसी पेज पे बता देता हूँ। नंबर 1 देखें, आपने पढ़ा हुआ है, अगर f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 तो वो फंक्शन इंक्रीज़ करता है। f डैश एक्स नहीं, f एक्स क्या करता है? इंक्रीज़। अगर लेस देन 0 हो तो ये डिक्रीज़ करता है। और इसी तरह अभी आपने पढ़ा, अगर मैं ये लिख दूँ कि an प्लस 1 माइनस an ग्रेटर देन 0, जिसका मतलब है ये इंक्रीज़ हो गया। या अगर मैं ये लिख दूँ कि an अगली टर्म डिवाइडेड बाई पीछे वाली टर्म, अगर आंसर आ जाए ग्रेटर देन 1 तो इंक्रीजिंग है, लेस देन 1 आ जाए तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाती है? डिक्रीजिंग आ जाती है। तो ये तो था। अब इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है और वो है भी बहुत इम्पॉर्टेंट, और वो केमिस्ट्री के लिए तो
BS केमिस्ट्री वालों के लिए कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, उसका प्रूफ मैथ वालों के लिए ज़रूरी है। तो वो भी देखते हैं उसको क्या, वो मैं आपको भी जो है ये लिख देता हूँ। वो ये है जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, अ बाउंडेड मोनोटॉन, ये कैलकुलस के पहले चैप्टर में भी मौजूद है। कैलकुलस का एस एम यूसुफ के कैलकुलस का जो पहला चैप्टर, उसमें भी ये थ्योरम मौजूद है। अबाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो केमिस्ट्री वालों के लिए तो आई थिंक इसके प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ याद रखना है कि जो बाउंडेड होगी और मोनोटॉनिक होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। मैथ वालों के लिए ये है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला कल इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1। अल्लाह हाफिज़।